जब भी हम महान फिल्म मेकर्स का नाम लेते हैं, फिल्म मेकर्स जैसे कि इंगमार बर्गमैन, फेडरिको फेलिनी, एंड्रयू टार्कोव्स्की, जॉन लुक गोडार्ड, फ्रैंको एस्ट्रूफोर्ट, लुइस पेन्योल, स्टैनली कुब्रिक और एल्फ्रेड हिचकॉक, तो इस लिस्ट में एक नाम और भी आता है जो कि एक जापानीज फिल्म मेकर का है जिनका नाम है अकीरा कुरोसावा। इनकी फिल्मों से बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स इंस्पायर्ड है, जैसे कि सेवन समुराई से इंस्पायर्ड होकर बनी थी द मैग्निफिसेंट सेवन, जो कि एक क्लासिक फिल्म है। तो आप यहीं से देख सकते हो कि अकीरा कुरोसावा का वर्ल्ड सिनेमा में कितना नाम था और कितना महत्व था, वो कितने इम्पॉर्टेंट थे। वैसे तो अकीरा कुरोसावा की सारी फिल्में ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, बहुत बढ़िया होती है, पर फिर भी मैं आपको दो फिल्में रिकमेंड करूंगा जिनसे आप उनकी फिल्मोग्राफी चेकआउट करना शुरू कर सकते हो। तो एक तो वही हो गई सेवन समुराई, ठीक है, और दूसरी है रशोमोन, जिसके बारे में ये वीडियो है। दीज टू आर रियल मास्टरपीसेस। रशोमोन अकीरा कुरोसावा की जो है करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म ने उनको जो है रिकग्निशन दिलाया वर्ल्ड में। यूँ कह सकते हो कि वो इंटरनेशनली फेमस जो है इसी फिल्म के बाद से हुए, इसी फिल्म की वजह से हुए। रशोमोन 1950 में आई थी, तो ऑफ कोर्स इट्स अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फिल्म, और वॉर का रिफ्लेक्शन आप इस फिल्म की राइटिंग और विजुअल्स में देख सकते हो। देखो, अकीरा कुरोसावा ने जो है दोनों वर्ल्ड वॉर देखी है, दोनों वर्ल्ड वॉर को सरवाइव किया है, और ये चीज़ ना उनकी फिल्मोग्राफी में दिखती भी है। उनकी राइटिंग काफ़ी सिनिकल है, जो कि जायज़ भी है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी ना क्योंकि एक इंसान को लगा था कि वो और उसकी जो रेस है वो सुपीरियर है, तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और जब भी जंग होती है तो जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे निर्दोषों की जान भी जाती है। जो जंग है ना वो केवल तबाही लेके आती है। एंड ऑफ कोर्स इतनी तबाही जिसने देखी है उसकी फिल्मों में आपको जो है इस वॉर का रिफ्लेक्शन तो देखने को मिलेगा ही। आप हिस्ट्री देख लो, वॉर ने हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो काफ़ी ईविल होते हैं, क्योंकि जो वॉर है ना वो ह्यूमैनिटी की ईविल्स को जो है बाहर लेके आती है। और इस फिल्म का, रशोमोन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो भी ईविल ह्यूमैनिटी का ही है। आप अगर इस फिल्म के डायलॉग्स की तरफ ध्यान दोगे तो फिल्म में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी डायलॉग्स के जरिए ये ज़रूर कहा गया है कि ह्यूमंस आर ईविल, ह्यूमंस आर लायर्स, मैन्स आर वीक एंड दे इवन लाई टू देमसेल्व्स, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। और फिल्म ख़त्म होते होते लास्ट में एक सवाल भी पूछती है कि देखो, एक कपल है जिसने मज़े किए, सेक्स किए, फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने कंबल में लपेट के उस बच्चे को फेंक दिया, छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसे पाला नहीं। फिर एक आदमी आता है, उस बच्चे के जो न्यूबॉर्न बेबी है ना उसका कंबल चुरा लेता है। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा ईविल है, वो माँ बाप जिसने अपने बच्चे को फेंक दिया, या वो आदमी जिसने उस बच्चे का कंबल चुरा लिया? अब इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सवाल का जवाब आप खुद दोगे अपने आप को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हु इज़ मोर इविल? और यही जो पर्सपेक्टिवनेस है ना इस फिल्म की जो है बिगर थीम है। इस फिल्म में हम 4 अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव देखते हैं, उनका वर्जन ऑफ स्टोरी देखते हैं। एक आदमी है जिसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, और उसकी बीवी के साथ होता है बलात्कार। अब ये जो कहानी है, ये मर्डर और ये बलात्कार की, ये हमें 4 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं डकैत का पर्सपेक्टिव, जिसको पुलिस ने पकड़ा है मर्डर के इल्ज़ाम में। फिर हम उस लड़की का पर्सपेक्टिव देखते हैं जिसके साथ शायद बलात्कार हुआ है, जिसके पति का मर्डर हुआ है। अब मैंने शायद इसलिए लगाया क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हमको रियलिटी नहीं पता, हमें एक्चुअल में नहीं दिखाया जाता कि उसके साथ क्या हुआ है। ये सिर्फ अलग अलग लोगों का जो वर्जन है उसमें हम देख रहे हैं, तो वी डोंट नो कि असल में सच क्या है, इसीलिए मैंने शायद शब्द का यूज़ किया। फिर हम उस मरे हुए आदमी की आत्मा का पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो एक मीडियम के थ्रू आती है और सब कुछ बताती है, ठीक है, उसका भी हम पर्सपेक्टिव देखते हैं। उसके बाद जो हम चौथा पर्सपेक्टिव देखते हैं वो हम देखते हैं उस व्यक्ति का जिसने लाश को सबसे पहले देखा था और पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया था कि मर्डर हुआ है। देखो, जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं ना, तो अगर उस कहानी में हम खुद इन्वॉल्व हैं, उस कहानी का हिस्सा अगर हम भी हैं, तो हम अक्सर अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, या हम दिखाते हैं कि हम भाई कितना स्ट्रगल किए हैं। और मतलब ज़्यादातर अच्छी चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है, स्ट्रगलिंग टाइम पे ही फोकस किया जाता है, या फिर अपने आप को विक्टिम दिखाने में ही फोकस किया जाता है। कोई भी अपने आप को बुरा नहीं दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर बायोपिक्स देखी होंगी ना, उसमें ज़्यादा फोकस किस पे होता है? या तो फोकस होता है कि इंसान ने क्या क्या अच्छे काम किए, या फोकस होता है उसने कितना स्ट्रगल किया है, या फिर वही विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है इमेज अच्छी करने के लिए।
मानो पब्लिक के सामने अगर आपको अपनी इमेज अच्छी करनी है तो अपनी एक बायोपिक बना दो। अपने गलत कामों को लोग बड़े आराम से जो है छुपा देते हैं, उसको लाइमलाइट नहीं करते, उसको नहीं दिखाते, अपनी नेगेटिव चीज़ों को छुपा देते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को बाहर लाते हैं। यही तो होता है बायोपिक्स में, और यही होता है जब एक इंसान स्टोरी सुनाता है जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है, तो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाएगा। और यही हम चारों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अब देखो, ये जो डकैत है इससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, मैं सिंपल सा बताता हूँ यार, इसको देख के यही लगेगा ना कि यार ये कुछ अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन हूँ क्योंकि ये डकैत है, ठीक है, और अपने आप को स्मार्ट, इंटेलिजेंट इस तरीके का दिखाएगा, और काइंड ऑफ लेडीज मैन टाइप का भी दिखाएगा। ठीक है, मान दो इट्स अ क्लीशे ट्रोप, बट ये जो ट्रोप है ये वहीं से शुरू हुआ था। ये 1950 की कहानी है, आज की नहीं है। और ये जो डकैत है ना, ये जो है अपना पर्सपेक्टिव बताता भी इसी तरीके से है। जैसे ये ऐसे बताता है कि ये उस आदमी की पत्नी को बड़े आराम से पटा लेता है। ये दिखाता है कि ये छल से जो है उस आदमी के हाथ बांध देता है, उसको बांध के रख देता है पेड़ में, ठीक है। फिर उस औरत को लेके आता है और उस औरत को बताता है कि देख तेरा पति कितना कमज़ोर है, तेरी रक्षा नहीं कर सकता, देख मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ रहे। और फिर वो उस लड़की को ज़बरदस्ती किस करता है, और किस करते करते लड़की को मज़ा आ जाने लगता है, और लड़की जो है उससे प्यार कर बैठती है, इम्प्रेस हो जाती है। ये उस डकैत का पर्सपेक्टिव है और उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर वो लड़की कहती है कि जो है मैं 2 आदमियों के साथ एक साथ रही, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, तो इसलिए तुम मेरे पति को मार दो। मतलब वो जो डकैत है ना, वो अपना पर्सपेक्टिव ऐसे दिखा रहा है कि मैं उस आदमी को मारना नहीं चाहता था, मैं तो ऐसे ही ले जा देता लड़की को, लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था, मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि लड़की ने बोला मारने के लिए। मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि देखो मैं कितना बलवान हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ। और फिर वो जो है उस आदमी के हाथ खोलता है, उसको तलवार देता है और जायज़ तरीके से उसके साथ लड़ाई करता है, बड़े आराम से उसे हरा देता है, मार देता है। तो बेसिकली ही सेइंग कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने उसको आराम से हरा दिया। तो एक जो डकैत का जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, आप यही इमेजिन करोगे ना कि इसी तरीके का होगा, तो वो उसी तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जो लड़की है ये अपने आप को जो है बेचारा दिखाती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है। अब इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से डकैत ने जो है उस आदमी को नहीं मारा, इनफैक्ट डकैत तो वहाँ से चले गया, इस औरत के साथ गंदी हरकत करने के बाद वो चले गया। और जो ये लड़की है ना, ये जो है जब अपने पति के सामने जाती है तो इसका पति इसको अपनाने से मना कर देता है कि तू तो किसी और आदमी के साथ रही, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तो इतने में ही वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पति मर चुका है। तो वो यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। ठीक है, अब जो तीसरा पर्सपेक्टिव है वो है उस आदमी की आत्मा का। ठीक है, अब उसकी आत्मा आती है और वो तो भाई महान बनने में लग जाती है। मतलब वो ऐसे अपना पर्सपेक्टिव दिखाता है, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे जो है उसकी बीवी के साथ जब गलत हुआ तो उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है कि वो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, उसने खुद को मार लिया। मतलब डकैत बोल रहा है उसने मारा है, ठीक है, लड़की को पता नहीं है किसने मारा है। अब इसकी जो आत्मा आई है वो बोल रही है कि जो है उसने अपने आप को खुद मारा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम चौथे पर्सपेक्टिव पे, जो कि उसका है जिसने पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, इस पर्सपेक्टिव के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म देखो। बहुत ही इंजॉयबल फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जो मुझे करनी है। देखो ये चारों का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद, चारों का पर्सपेक्टिव देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कुछ चीज़ें तो सच है सबकी कहानी में, और कुछ चीज़ें सबकी कहानी में झूठ है। मतलब सब ने जो है थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहानी सुनाई है। जैसे ये जो दोनों आदमी है ना, इन दोनों के बीच में फ़ाइट तो ज़रूर हुई है, पर जिस तरीके की फ़ाइट आप इमेजिन करोगे ना फिल्म के दौरान, वैसी फ़ाइट नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों ही बहुत बड़े फट्टू टाइप के हैं, डरपोक टाइप के। इनफैक्ट जब इनके बीच में लड़ाई होती है वो किस वजह से होती है वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, जब लड़ाई होती है ना तो इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़िंदगी में पहली बार लड़ाई कर रहे हैं। जब ये तलवार उठाते हैं तो इनके हाथ काँपने लग जाते हैं। जब हम लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ना, बट ये तो तलवार ऐसे टच करके जो है दूसरे डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। एक नॉर्थ को जा रहा है तो एक साउथ को जा रहा है, इतना डिफरेंस है। तो ये चीज़ क्लियर होने लगती है ना, ये चीज़ समझ में आने लगता है कि जैसे ये जो
डकैत है, ये शुरू से अपने आप को इतना मैस्कुलिन क्यों दिखा रहा था, समझ रहे हो। ऐसे ये जो आदमी है जिसका मर्डर हुआ, ये जो है अपने आप को जो है इतना महान दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा था। बेसिकली ये फिल्म जो है ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाती है। और ये जो चौथा व्यक्ति है ना जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया मर्डर के बारे में, आप इसके भी पर्सपेक्टिव पे, इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव नहीं कर सकते पूरी तरह, क्योंकि ये भी चोर है, इसने भी चोरी की है। तो क्या गारंटी है कि ये सच बोल रहा है। तो इस फिल्म का मज़ा यही है ना कि इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर ने कुछ चीज़ें सच बताई है, कहानी की कुछ चीज़ें झूठ बताई है। और जब आप ये फिल्म देख लोगे ना तो आप सोचोगे जब इस फिल्म के बारे में, तो आप बैठ के मिलाओगे कि किस कैरेक्टर की चीज़ किस बात से मिलती है, किस बात से नहीं मिलती है। और ये फिल्म जब आप रिपीटेडली 3-4 बार देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी, तो और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इस फिल्म को देखने में। बेसिकली पूरी तरह से चारों की कहानी ना तो सच्ची है ना झूठी है, बस मिलावटी है। बस उतना ही सच जितने में वो खुद बुरे ना दिखें। देखो 1950 के दशक में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाना और जो है फीमेल इश्यूज को दिखाना काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उस समय ये कोई आज की पिक्चर नहीं है, 1950 में, तो बहुत बढ़िया लगता है देख के। फिल्म विजुअली बहुत अच्छी है, कैमरा मूवमेंट्स उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लॉन्ग शॉट्स हैं, और उस समय ऑप्शन भी नहीं होते थे, डिजिटलाइज नहीं था सब चीज़ की, बड़े आराम से कट वट ले लिया, इरेज उरेज कर दिया, ऐसा नहीं था। बारिश के समय बारिश और अच्छे से दिखे, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, तो बारिश को और अच्छे से दिखाने के लिए जो है पानी में जो है काला पेंट मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी रियल लगती है। और बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली जो एक सीन है ना वो मेरा फेवरेट है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब वो व्यक्ति है ना जो है मर्डर के बारे में पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करता है, जो लाश को सबसे पहले देखता है, जब वो जंगल में जा रहा है, ठीक है, उस समय जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूरे फिल्म का जो बेस्ट सीन है, सबसे अच्छा सीन की अगर हम बात करें, तो वो वाला है जो क्लाइमैक्स में जब वो लड़की चिल्लाती है ना, मतलब वो औरत चिल्लाती है, रोती है, शाउट करती है, हंसती है, वो बहुत ज़बरदस्त सीन। हाँ, परफॉर्मेंस जो है कुछ जगह पे थोड़ी सी ओवर द टॉप है, बट ऐसा होता है ना कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रीजन्स में जो है एक्टिंग का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। जिस तरीके से हॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं उस तरीके से जापानीज़ या कोरियन फिल्म्स में एक्टिंग नहीं होती है, उस तरीके से इंडियन फिल्म्स में एक्टिंग नहीं होती है। तो जगह जगह के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से जो है चेंजेस होते हैं। तो अगर आपने उस समय की या 70s 80s 90s की भी अगर आपने जापानीज़ फिल्म देखी होगी, तो यू विल रियलाइज़ कि जो ये तरीका है ना एक्टिंग का, उन लोग का ऐसा ही है। सो बेसिकली इट्स नॉट ओवर द टॉप। तो मुझे तो एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी है। मैं तो ये बोलूँगा कि यार आप लोग को ये फिल्म देखनी चाहिए, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यार बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना।